तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा जो नया टॉपिक है। कल मैंने आपको जैसा बताया था कि आज मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता दूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जरा समझिए, तो इन सब चीजों को जितना भी टॉपिक है इन सबको यहाँ पे एक टेबल में समराइज करके समझाया जा रहा है। आपको ये टेबल लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप जो है तैयार रखिए। अब देखिए इस टेबल में क्या समझा रहा मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखिएगा। अब टेबल समझिए बेटा, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे टेबल में दे रखा है इसके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है। अब देखिए पहला चीज यहाँ पे देखिएगा, कोई भी सॉलिड होगा टाइप ऑफ सॉलिड क्या होंगे। ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेने दीजिए। तो इसमें तो देखिए पहला है टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड। दूसरा है जो भी सॉलिड होगा उस वो सॉलिड किस पार्टिकल से बना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होगी या किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है उसके कुछ एग्जांपल्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस एग्जांपल के बारे में। उसका फिजिकल नेचर क्या होगा, मतलब वो कैसा होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी या लो होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम समझेंगे। अब देखिए जितने भी सॉलिड है सबके बारे में एक एक करके समझते हैं। अब देखिए जो पहला जो सॉलिड होता है वो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं। ये होता है पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर होता है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि ये नॉन पोलर सॉलिड किसको कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है मैं बता दूं कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें क्या होता है कि सेम एटम बॉन्डिंग करते हैं, या फिर जिसका डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो होता है, उसे नॉन पोलर होते हैं। और जबकि पोलर किसको कहते हैं, पोलर का मतलब होता है जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो सब क्या है, पोलर होते हैं। पोलर का मतलब हो गया, अगर नॉन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसको बोलेंगे पोलर। ठीक है, उसको पोलर कहेंगे। अगर आपका जो है डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो है तो क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर बोला जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए तो ये तो समझ में आ गया। और जिनमें जैसे आपका H2O जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी माफ कीजिएगा, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन सबको, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ये इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे देखिए H2O जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो ये H2O में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन दोनों है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए लेकिन जो नॉन पोलर जो है आपका सॉलिड होता है, देखिए ये तीनों के तीनों, चाहे इनमें से चाहे नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल ही कहते हैं। सब मॉलिक्यूल से बने होते हैं। बस अंतर होता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल से बना होगा। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, उससे बना होगा। लेकिन फोर्स सबका डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई नॉन पोलर है तो उसके अंदर सिर्फ डिस्पर्जन फोर्स काम करेगा। डिस्पर्जन फोर्स का दूसरा नाम है लंडन फोर्स, काम करता है। अब देखिए ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आर्गन, जितने भी नोबल गैसेस होती हैं वो सब नॉन पोलर में आती हैं। उसके बाद देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, कार्बन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ठीक है, ये क्लोरीन रहेगा, यहाँ क्लोरीन रहेगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और इसका डाइपोल मोमेंट क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जीरो होता है, इसलिए नॉन पोलर में रखा गया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब सेम एटम आपस में क्या कर रहे हैं, H2, देखिए बॉन्डिंग कैसे होती है। और जब भी बेटा ये सेम एटम की बॉन्डिंग एक दूसरे से होती है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ऐसा आयोडीन में देख लीजिए, I2 में भी क्या होगा, आयोडीन आयोडीन से जुड़ा रहेगा, ये भी नॉन पोलर है।
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देखिए, और इसका भी क्या, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका म्यूज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये सब इसलिए क्या कहे जाते हैं, नॉन पोलर कहे जाते हैं। और नॉन पोलर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर क्या करता है, लंडन फोर्स काम करता है, यानी कि डिस्पर्जन फोर्स काम करता है, क्योंकि ये फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है। जो डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स होता है बहुत वीक फोर्स होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल बहुत हार्ड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब सुनिए, कोई भी मॉलिक्यूल अगर पोलर होता है, यानी कि उसमें आयंस होते, तभी जाकर के वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई आयन जनरेट नहीं होता, ठीक, क्योंकि सेम एटम आपस में बॉन्डिंग किए रहते हैं, या फिर उनकी जो डाइपोल मोमेंट होता है उनका जीरो होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। अब ये क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसी वजह से बहुत आसानी से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मेल्ट हो जाएंगे, समझ गया, इसलिए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब देखिए, जो पोलर है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, जरा इनको समझने की चीज है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो याद रखिएगा, पोलर कब किसी चीज को कहते हैं, जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हम कहेंगे भैया कि ये पोलर है। अब देखिए, पोलर का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है, इन दोनों ने क्या कर लिया, जो है ये जो कंपाउंड है, इनको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे NaCl को देख लीजिए, माफ कीजिएगा, HCl देख लीजिए, HCl जो होता है आपका, HCl H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, तो ये क्या है, देखिए इसमें भी पोल बन रहा है और इसमें भी पोल बन रहा है, तो ये क्या है, पोलर है। तो जो पोलर्स होते हैं उनमें कैसा फोर्स काम करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। क्या काम करता है, डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे देखिए, ये कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें प्लस, दूसरा वाला माइनस होगा, ऐसे दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा प्लस और माइनस, तो इसके प्लस और इसके माइनस के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन काम करेगा। इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि इस डाइपोल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन याद रखिएगा, कंपैरिजन ऑफ डिस्पर्जन, जो डिस्पर्जन फोर्स होता है, यानी कि लंडन फोर्स होता है, उसके कंपैरिजन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, स्ट्रांग होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कह सकते। अब इसके एग्जांपल में जो आ जाए, HCl जो है आपका एग्जांपल है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसके एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, आप देखिए, ध्यान दीजिए भैया, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर बनता है, ठीक है, लीनियर, ठीक, कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर रहता है, कुछ इस तरह से बनता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। डाइपोल और इसका लीनियर है तो क्या है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इसका देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, लेकिन इसका कभी जीरो नहीं होता। तो इसलिए CO2 जो है आपका वो नॉन पोलर में आता है, लेकिन SO2 आपका पोलर में आता है, और HCl भी पोलर में का एग्जाम्पल है। अब देखिए, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, कंपैरिजन ऑफ डिस्पर्जन यानी कि लंडन फोर्स से तो थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं कर सकते, इसलिए क्या होते तो ये सॉफ्ट ही हैं, ठीक है। इंसुलेटर का ही काम करेंगे, क्योंकि इसमें जो आयन होते हैं, देखिए पोलर का मतलब ये नहीं हो गया कि हमने कह दिया कि भैया HCl में H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, तो इसका मतलब नहीं हो गया कि ये कैटायन बन गया और एनायन बन गया, यहाँ पे इस तरह से हम बात नहीं कर सकते। दरअसल ये जो कैटायन बनता है, इसके ऊपर ये पार्शियली ऐसे डेल प्लस लिखते हैं, और ये Cl पे डेल माइनस लिखा जाता है, अगर सही में कहा जाए तो। एक्चुअल में क्यों होता है, डेल क्या शो करता है, पार्शियल चार्ज को शो करता है, मतलब ये जो चार्ज डेवलप होते हैं इसके ऊपर प्लस और माइनस, ये कंप्लीटली डेवलप नहीं, यानी कि बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री होना चाहिए, यानी जो भी प्लस माइनस डेवलप होगा वो कंप्लीटली डेवलप होना चाहिए। जबकि पोलर वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, चार्ज डेवलप तो होते हैं लेकिन कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री नहीं होते, इसी वजह से ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। और ये क्योंकि भाई जो इंटरेक्शंस है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है, थोड़ा सा डिस्पर्जन से तो ज्यादा है, तो इसलिए जैसे क्या होगा, इसमें इसकी तो बहुत कम होती थी क्योंकि बहुत कम फोर्स लगता था, इसका उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये लो होगा, वेरी लो नहीं हो कह सकते हम इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अब देखिए, जितने भी मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के फोर्स होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग वाला फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है भैया।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों की कंपैरिजन में सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ जो है, देखिए अगर आपसे पूछेगा कि जो है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो इसके मॉलिक्यूल ही होंगे, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल होंगे बेटा, मैंने अभी समझाया था कि मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के साथ साथ या तो फ्लोरीन होगा या तो नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानेंगे। ठीक है, अब जो देखिएगा, तो ये आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड तब कहा जाएगा जब उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ जो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि जब ये इसमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसमें से कोई प्रेजेंट होगा, तो बेटा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जैसे वाटर जो होता है उसका फार्मूला होता है H2O, इसमें देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, और ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस अट्रैक्शन से जो फोर्स जनरेट होगा उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये देखिए आपकी बुक में एग्जांपल भी दे रखा है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होती है। वाटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, आइस वाटर। और अब देखिए, क्योंकि ये मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इन इसके और इसके कंपैरिजन में ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग फोर्स रखता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो लंदन फोर्स हो चाहे डिस्पर्जन लंदन फोर्स हो चाहे डाइपोल डाइपोलर इंटरेक्शन, उन दोनों की कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। कभी कभी आ जाता है इसको ऑर्डर करने के लिए, तो याद रखिएगा सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कम जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उससे कभी कम डिस्पर्जन यानी कि लंदन फोर्स होता है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल सॉफ्ट नहीं होते बल्कि क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं हो गया कि चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, सिर्फ इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन फ्लोरीन या हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है, इसलिए चार्ज क्योंकि कंप्लीट डेवलप नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रिक तभी कंडक्ट करेगी जब भैया फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इंसुलेटर का ही काम करेगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कंपैरिजन में ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए हम इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई नहीं कह सकते, मतलब इसी कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा, देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड की, तो मैं आपसे कहूंगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरली बनेगा। देखिए सोडियम, आपने देखा होगा सोडियम जो मेटल होता है जनरली वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और Na+ बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, Na+ बना लेता है। कब बनाता है, जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करता है, गेन कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे जगह गेन किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा, उसमें आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा, जैसे सोडियम ने लूज किया तो क्या बना लिया, प्लस चार्ज बना लिया। क्लोरीन ने जब गेन कर लिया तो क्या बना लिया, माइनस चार्ज बना लिया। और ये जो चार्ज डेवलप होते हैं कोई पार्शियल चार्ज नहीं होते, ये कंप्लीटली डेवलप चार्ज होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उसमें कंप्लीटली डेवलप चार्ज बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट डेवलप चार्ज बना और ये कंप्लीट डेवलप चार्ज बना है, तो ये एक आयंस है और ये भी एक आयंस है। बस आयन का नाम यहाँ पे केटायन हो जाएगा और यहाँ पे एन आयन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैं कहूंगा ये आयन से बने होंगे। किस तरह के आयन, केटायन और एनायन से बना होता है। अब ये जो केटायन और एनायंस होते हैं इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, ये देखिए इनके इनके बीच में, ये जो केटायन और एनायन है इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं, और वो फोर्स का नाम है कुलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है और वो कुलॉम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है भैया। अब ये देखिए मैं बता दूं, जैसे कि आपने डिस्पर्जन यानी कि लंदन फोर्स पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था, इन सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका जो है कुलॉम्बिक फोर्स होता है। क्या होता है, कुलॉम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपसे कभी पूछा जाए कि केटायन और एनायन के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है तो आप बता सकते हैं कुलॉम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी NaCl का, तो सिर्फ NaCl ही नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ZnS और मतलब जिंक सल्फाइड और जो है CaF2 यानी कि कैल्शियम सल्फाइड और फ्लोराइड, ये आपके जो है आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो सकते हैं और इन सब में कुलॉम्बिक फोर्स काम करता है। अब क्योंकि फोर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होते हैं। लेकिन अब हार्ड होने का मतलब ये नहीं हो गया कि इसको पीटेंगे तो ये क्या होगा,
सीट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हार्ड नहीं होता, इसको पीटने पे तुरंत ब्रिटल होता है, यानी कि टूट जाएंगे। ठीक है, ऐसे सॉलिड होते हैं, ये ऐसे सॉलिड है कि इनको पीटने पे क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि ब्रिटल इन नेचर होते हैं। अब सुनिए, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टेड बात है जिसपे क्वेश्चन काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि अगर ये हार्ड है तो क्या ये, हार्ड मतलब सॉलिड है, तो क्या सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे? नहीं। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जब कोई भी आयनिक सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में होता है वो इंसुलेटर, यानी कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट ही नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट कर दें। ठीक है, कह रहा देखिए, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। अगर ये मोल्टेन में समझ रहे हैं कि जब अगर हम क्या करें, किसी साल्ट को, इसमें से NaCl, MgO या फिर इनमें से किसी को भी क्या कर दें, गला दें, बहुत ज्यादा हीट करके इसको गला देंगे तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने कर लगेगा। यानी कि मोल्टेन स्टेट में जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लगता है। और दूसरी बात, या तो पानी में घोल दीजिए इसको, यानी कि एक्वा सोल्यूशन बना लीजिए, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा, और इसका एक्वा सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। इसका मतलब है कि किसी भी आयनिक सॉलिड को इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराना है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा, उसके दो ही तरीके इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराने के, या तो उसको मेल्ट कर दीजिए या तो फिर वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, यानी कि उसका एक्वा सोल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते, मोल्डन स्टेट में करते हैं, और कहां पर करते हैं, एक्वा सोल्यूशन यानी कि वाटर में करते हैं। और देखिए, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मैंने बोला कि कोलम्बिक फोर्स जो है बाकी सभी के फोर्स से बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपने 3 पॉइंट भी कवर कर लिया, ये आपका आयनिक सॉलिड भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटालिक सॉलिड। अब देखिए मेटालिक सॉलिड क्या होता है जरा समझिएगा। अब देखिए होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटालिक सॉलिड होते हैं, जो मेटल से बना होता है। जैसे आपको पता है आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके मेटल हैं। और जब मेटल्स होते हैं, मेटल आप जान सकते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। और मेटल क्या करते हैं, मेटेलिक फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स काम करता है इसमें, मेटेलिक फोर्स या मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं इसको। जितने मेटल्स होते हैं, चाहे कॉपर हो या कोई भी हो, कोई मेटल हो, उसके अंदर क्या काम करता है, मेटेलिक बॉन्डिंग काम करती है। और मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे काम करती है, दरअसल जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। और ये कहता है पॉजिटिव आयन, ध्यान समझिएगा इसको, कहता है कि जो है पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ द डिलोकाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेटल क्या करते हैं, मेटल तो आपको पता है बहुत अच्छे डोनर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो जो कॉपर है, मान लीजिए कॉपर एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसका मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पूरा सी दिखाई देगा इसके आसपास, जितने कॉपर है उसके आसपास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई, क्योंकि मेटल का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो अब ये क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे जो दूसरा वाला मेटल होगा जो कॉपर ही होगा, ठीक है, उसके पास भी क्या होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा। इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से और इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे इनके बीच में मेटालिक फोर्स काम करने लगता है। इसी को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब में क्या काम करता है भैया, ये सब में यही फोर्स काम करता है, मेटालिक फोर्स, क्योंकि ये सब मेटल हैं। अब ये फोर्स जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, एज ए कंपेरिजन ऑफ आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा, यानी जो कोलम्बिक फोर्स है उससे भी स्ट्रांग फोर्स होता है मेटालिक फोर्स भैया। यानी कि आप एक बात समझिए मेरी, कि फोर्स बढ़ता ही जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ये इनका नेचर कैसा होगा, कैसे दिखाई देंगे, बहुत ही हार्ड होंगे, ये हार्ड होते हैं। लेकिन हार्ड होते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने पढ़ा था ऊपर वाला जो आयनिक सॉलिड था वो भी तो हार्ड था, लेकिन वो हार्ड था, ब्रिटल था, मतलब वो पीटने पे टूट जाता था। लेकिन ये हार्ड होते हैं, उसके साथ साथ मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब है कि जब इसको आप ये एक मान लीजिए पीसेस आपके पास है, इसको जब आप पीटेंगे तो ये क्या होगी, फैलती जाएगी, सीट फैलती जाएगी, सीट बन जाएगा इसकी बहुत बड़ी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखते होंगे कि जो सिल्वर है, सिल्वर को इतना पीटा जाता है कि वो फैलता चला जाता है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में उसको स्वीट जो मिठाइयाँ होती है उसको डेकोरेट करते हैं, लोग खा भी जाते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसकी मेलेबिलिटी की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन वो मेलेबल होते हैं, मतलब पीटने पर सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब इनको, इनसे जो है, इनको देखिए, ये आपका एक
मोटा सा यहाँ पे कोई चीज है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे वायर ड्रॉ कर सकते हैं बहुत बड़े। और ये सबसे ज्यादा बड़ा वायर तो समझ लीजिए कि जो है गोल्ड वगैरह से तो बहुत बड़े बड़े वायर ड्रॉ किए जाते हैं। देखते हैं, सोचिए कितनी हल्की, कितने कम वेट की जो है गोल्ड की चेन पूरे गले में आ जाती है कि नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये डक्टाइल नेचर है, इनके वायर भी बन सकते हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, क्योंकि जो मेटल है, मेटल जो होते हैं, मेटल अभी बताया ना, मेटल के पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब मेटल क्या करते हैं, जैसे कॉपर है या कोई भी मेटल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया इनके पास इलेक्ट्रॉन की पूरी बाढ़ आ गई है, तो जब बाढ़ आ गई है तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, चाहे ये गले हुए हों, यानी कि चाहे इसको हीट करके गला दीजिए, चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो, दोनों में इलेक्ट्रिक कंडक्ट करें। चाहे जैसे इसको रखेंगे, इलेक्ट्रिक हमेशा कंडक्ट करेंगे। जैसे आपका आयनिक सॉलिड था, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता था, मोल्टन में करता था, एक्वस में करता था। लेकिन जो मेटल होते हैं, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, वो चाहे सॉलिड हो चाहे मोल्टन हो, हमेशा इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे। अब क्योंकि ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी फेयरली हाई। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, और ये है लास्ट पॉइंट। अब देखिए भैया यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इसको। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? कोवैलेंट, आपने देखिए, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, नेटवर्क सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड किसमें पाया जाता है? ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब नेटवर्क सॉलिड की बात करूं तो अब देखिए, कोवैलेंट मतलब एक ऐसा सॉलिड, जरा सोचिए, जो कोवैलेंट नेचर हो, मतलब नॉन मेटल से बना हो, और वो उसमें नेटवर्क बॉन्डिंग हो। नेटवर्क बॉन्डिंग जैसे याद करिए, आयत, ग्रेफाइट और डायमंड का। तो डायमंड और ग्रेफाइट इसके एग्जांपल हैं, किसके? नेटवर्क सॉलिड के। अब सिर्फ यही दोनों नहीं, जो क्वार्ट्ज था ना, अभी देखा आपने एग्जांपल पिछले लेक्चर में, क्वार्ट्ज जिसको SO2 कहते हैं, क्वार्ट्ज का फार्मूला क्या होता है? SO2। सिलिकॉन कार्बाइड, ये देखिए, ये भी क्या है आपका कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में आता है। कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप जिसका नाम है डायमंड, ठीक है, ये भी आपका किस में आता है? नेटवर्क सॉलिड में। एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, ये भी किस में आता है? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में। देखिए मेटल है, फिर भी क्या कर रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ आया है। कार्बन का एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, ये भी किस में आता है? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में आता है भैया। अब जरा समझिएगा, तो जितने भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे पहली बात होती है कि एटम से बने होते हैं, और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम A है, ये एटम B है, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं। याद आ रहा होगा कहानी आपको, अगर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, ठीक है, तो इनके बीच में जो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा, ये बराबर की शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। याद आ गया ना? तो ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल थे, तो इसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड ये लोग बनाते हैं। अब जरा समझिएगा, ये बॉन्ड जो है भैया मेटेलिक वाले बॉन्ड से भी थोड़ा स्ट्रांग होता है। अब जरा समझिएगा, कोवैलेंट सॉलिड, अब जरा समझिए, कोवैलेंट सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोवैलेंट सॉलिड में ये सारे के सारे जो है कोवैलेंट सॉलिड में आते हैं, चाहे क्वार्ट्ज हो, चाहे सिलिकॉन कार्बाइड हो, चाहे कार्बन एज अ डायमंड हो, चाहे एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो, चाहे कार्बन एज अ ग्रेफाइट हो, ये सब के सब क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब इसमें से एक बात जड़ी ध्यान देनी है आपको, कि ये जितने भी हैं यहां तक, ये सब हो जाते हैं आपके हार्ड, लेकिन ये जो ग्रेफाइड है ये होता है सॉफ्ट। याद रखिएगा, ये जितने भी कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में सिलिकॉन ऑक्साइड है, यानी कि क्वार्ट्ज जो है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है, डायमंड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये सब हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। दरअसल ग्रेफाइट क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि जो ग्रेफाइट होती है उसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, जबकि डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन उसका जो है बाउंडेड होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं। जबकि ग्रेफाइट में क्या होती है, एक लेयर यहाँ पे है तो दूसरी लेयर उसके नीचे होती है, इन दोनों के बीच में काफी गैप होता है, दोनों लेयर के बीच में। तो ये क्या करता है, इसी वजह से थोड़ा यहाँ पे गैप होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत हार्ड नहीं होता, ठीक है, तो ये सॉफ्ट होता है। अब देखिए, जो डायमंड है, डायमंड हो गया, चाहे क्वार्ट्ज हो गया, चाहे कार्बन डायमंड, देखिए बात समझिए बेटा, चाहे आपका डायमंड हो,
ठीक है, चाहे आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो, चाहे आपका क्वार्ट्ज हो, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता। अब देखिए मैं रीजन बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता। अगर पूछा जाए कि क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिक कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता, सिलिकॉन कार्बाइड इलेक्ट्रिक कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता, डायमंड इलेक्ट्रिक कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता, और ALCN यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड इलेक्ट्रिक कंडक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका सबका एक ही रीजन है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। समझ आ गया कि नहीं? इसी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ग्रेफाइट सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं होता, बल्कि एक काम और होता है इसके पास, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि सबके सब, देख रहे हैं कि अब सबके सब जितने भी कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है सब इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते, कोई भी नेटवर्क सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता, लेकिन एक लौता ग्रेफाइट एक ऐसा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भैया ये ग्रेफाइट जो है आपका कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का एक्सेप्शन कहलाता है, अपवाद कहलाता है। समझ में आ गया? और अपवाद के साथ साथ एक ध्यान दीजिएगा, लेकिन इन सब में एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है कि इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। समझ आ गया? तो आप इस पूरे टेबल को फिर से एक बार देख करके पढ़िए और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। कह रहा है क्लासिफाइड द फॉलोइंग सॉलिड डिफरेंट कैटेगरीज द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए कि इसमें कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। तो आप चेक कर लीजिए, एग्जांपल ऊपर आपने पढ़ा ही है कि पोटेशियम सल्फाइड जो होगा, टीन होगा, बेंजीन, यूरिया, ये सब दिए हुए कंपाउंड, इनमें से चेक करना है कि किसके अंदर कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है। ये आपको बताना कि इनके फोर्स का नाम बताना है। और देखिए 1.7 में कह रहा है कि सॉलिड ए वेरी हार्ड द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। एक सॉलिड ए है जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। भैया सॉलिड कौन कौन सा सॉलिड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, जरा बताइएगा। और कह रहा है कि ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज द मोल्टन स्टेट। भैया ये कह रहा है कि बात समझिएगा, सॉलिड हैज द हार्ड होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करता है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट करता है। वाई व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड है, किस तरह का सॉलिड है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। अब आता है आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन। जितने आयनिक सॉलिड होते हैं ये तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेट में, लेकिन इस सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते, इसका कारण बताइएगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है कि इसमें जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर पाते। व्हाट टाइप ऑफ द सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, किस तरह के होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, किस तरह सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, और वो मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल होता है। आपको पता है जो सॉलिड, जो आपका जो है मेटेलिक सॉलिड है, वो क्या करते हैं, मेलेबिलिटी भी पाई जाती है, डक्टाइल भी होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बातें आप समझ लीजिए। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए। मैं अगला वीडियो जो लेके आऊंगा कल, उसमें पढ़ाऊंगा क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। कल ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब कल के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।